नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। दोस्तों, हम लोग अभी तक मई तक की करंट अफ़ेयर कर चुके हैं, तो जून मंथ आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जून मंथ की भी करंट अफ़ेयर हम लोग यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं। तो रैपिड फायर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और यहाँ पर सभी चीज़ों को कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पर आज हम एमसीक्यूज़ भी लाए हैं और आपका रैपिड फायर का जो पार्ट है, वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो फिर 30 मिनट की क्लास होगी और 30 मिनट में जून मंथ का मैक्सिमम करंट अफेयर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। तो याद रखिएगा, केला है ना, अच्छा लगता है? नहीं लगता? चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समझिएगा, अंडमान निकोबार के जंगलों में, कहां पर बच्चों? अंडमान निकोबार के जंगलों में दुनिया का सबसे लंबा केला फल पाया गया। जंगली केले की एक स्थानिक प्रजाति मूसा इंडिडा मैनेंसिस में लगभग 4.2 मीटर लंबा, भैया कितना? 4.2 मीटर लंबा केला यहां पर देखा गया। और उसका प्रजाति कौन सी है? तो मूसा इंडिडा मैनेंसिस। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, ये कहां पाया गया? तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर सैंडल पीक। आप क्या बताएंगे भैया मेरे? आप बताएंगे सर सैंडल पीक, है ना। जो बटन वाले जो नेशनल पार्क हैं, जो बटन वाले बच्चों नेशनल पार्क हैं, चाहे वो नॉर्थ बटन हो, चाहे वो साउथ बटन हो, चाहे वो मिडिल बटन हो, वो सारे आपके अंडमान निकोबार में हैं। यही प्रश्न आपसे पूछा जाए, अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार अलग हो जाते हैं, है ना। तो पहली बात, एक क्वेश्चन आपको फटाक से याद हो गया होगा कि बताइए दुनिया का सबसे लंबा केला किसके जंगलों में मिला है? तो भारत में मिला है। और भारत में कहां पर? अंडमान निकोबार के जंगलों में मिला है। ये बात क्लियर है? अच्छा, आपको पता है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल 111 नेशनल वाटरवे हैं। भारत में कुल 111 नेशनल वाटरवे हैं, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं? आप कहेंगे 11, है ना। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 11। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में, है ना, IWAI ने, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर बनाया था? तो आप कहेंगे वाराणसी में। इन्होंने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहां बनाया? वाराणसी में। फिर इसके बाद अब नया क्षेत्रीय कार्यालय कहां खोला है? श्रीनगर में। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर के ट्रांसपोर्ट में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके पहले उत्तर प्रदेश के बनारस में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला था, याद रखोगे। अच्छा, भारत सरकार 3 प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, फाउंडेशन मॉडल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फाउंडेशन मॉडल विकसित कर रही है। इसमें कौन कौन से हैं? तो आप ये रखना, जी नानी एआई, है ना, सॉकेट एआई और गन एआई, GAN AI। तो याद रखना बच्चों, भारत सरकार ने 3 नई स्टार्टअप कंपनियों, उनका नाम क्या है? सॉकेट एआई, GAN AI और जी नानी एआई को स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन मॉडल विकसित करने की जिम्मेदारी दी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जब हम लोग करते हैं तो एआई का जनक माना जाता है किसको? जॉन मकार्थी को। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसको मानते हैं भैया? जॉन मकार्थी को मानते हैं। मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, तो याद रखना है आपको, सारी बातें क्लियर है। ये 3 क्वेश्चन याद हुए, जरा देखते हैं चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ सफलतापूर्वक विकसित की है? 6 महीने पहले देखा गया है, कहीं ये मर तो नहीं जाएगी, है ना। तो 6 महीने इसको जिंदा रखकर फिर यहां पर बात की गई है कि सफलतापूर्वक, है ना, सफलता प्राप्त कर ली है। तो भारत की पहली जीन संपादित, फिर समझिएगा, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ सफलतापूर्वक किसने विकसित करी है? तो आप कहेंगे इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो बच्चों सही उत्तर होगा वो होगा शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्या इसका सही उत्तर होगा? शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये इसका सही उत्तर है, कश्मीर। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये भेड़ का जो सफलतापूर्वक विकसित की गई है, ये किसकी अगुवाई में की गई है, तो याद रखिएगा इसी जो विश्वविद्यालय है, इसी के डीन जिनका नाम है रियाज अहमद शाह, उनकी अगुवाई में, है ना, रियाज अहमद शाह, रियाज अहमद शाह, तो रियाज अहमद शाह की अगुवाई में, है ना, या नेतृत्व में, रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में। आपको मैं बताऊं, इसके पहले हमने एक बकरी बनाई थी, है ना। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली क्लोन, भारत की पहली जो क्लोन बकरी है, भारत की पहली क्लोन द्वारा विकसित जो बकरी है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नूरी। क्या नाम था बच्चों? नूरी। और ये जो भेड़ बनाई गई है, ये जो भेड़ बनाई गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? ये जो भेड़ बनाई गई है, इसका नाम रखा गया है कश्मीर मेरिनो। क्या नाम रखा गया है? कश्मीर मेरिनो नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया बच्चों? कश्मीर मेरिनो नाम रखा गया है। तो यह बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, अगला देखते हैं। अब रैपिड फायर में आते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल को अब रेलवे नेटवर्क की सुविधा मिल गई है, आपको पता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल को बैराबी सुरंग रेलवे लाइन के माध्यम से पहली बार राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया गया है ना। तो बैराबी सैरांग रेलवे लाइन के माध्यम से मिजोरम की राजधानी आइजोल अब नेटवर्क में शामिल हो गई है रेलवे के। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा हैदराबाद के, यहां पर फोकस कीजिए, हैदराबाद के कितने वर्षीय बच्चों? 16 वर्ष के। हैदराबाद के 16 वर्ष के, है ना, 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय, किसने भैया? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति ने 7 समिट चुनौती को पूरा कर दिया। और ये 7 समिट चुनौती को पूरा करने वाले ये सबसे कम उम्र के भारतीय और दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। भैया दुनिया के सबसे कम उम्र के दूसरे व्यक्ति बने हैं, दुनिया के, है ना, सबसे क्या भी है, दूसरे कम व्यक्ति बने हैं, और भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए 16 साल के। अगर 7 समिट की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चोटियां शामिल होती हैं? तो आप कहेंगे एकांकागुआ, देनाली, किलीमंजारो, लिख लेते हैं। कौन कौन सी शामिल होती हैं? देनाली, एकांकागुआ, देनाली, एकांकागुआ, किलीमंजारो, एल्ब्रुस, माउंट एवरेस्ट कहां पर पड़ता है? यह माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल में, है ना। फिर इसके बाद कोसियुस्कू, कौन सा कहां पर पड़ता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोसियुस्कू क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है ना। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे बड़ा पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्कू, है ना। फिर इसका विंसन मैसिव, तो विंसन मैसिव जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आप देखेंगे ये 7 समिट्स। जब बात की जाती है 7 समिट्स की, यानी 7 चोटियों पर फतेह किसने हासिल कर ली? तो 7 चोटियों पर सबसे कठिन चढ़ाई मानी जाती है बच्चों, इन 7 को पूरा कर दिया है 16 वर्ष के विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति ने। और ये किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश, सॉरी, ये किस राज्य के हैं भारत में? तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के हैदराबाद के। कितने वर्ष के बच्चों? 16 वर्ष के। हाँ, अब यहां पर पढ़िए, यूरोपियन विमानन कंपनी जिसका नाम है एयरबस और टाटा समूह का एरोस्पेस प्रभाग टाटा एडवांस सिस्टम TASL ने कर्नाटक के कोलार में, कोलार की खान किसके लिए फेमस है बच्चों? सोने के लिए, गोल्ड के लिए, है ना। आपने सुना होगा KGF, है ना। तो कोलार गोल्ड फील्ड उसका पूरा नाम होता है। तो आप कहेंगे कर्नाटक के कोलार में H125 हेलीकॉप्टरों के लिए, H125 हेलीकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा कौन कौन से एयरबस और टाटा समूह ने
क्या किया है, कर्नाटक के कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम पर आधारित है ना H-125 हेलीकॉप्टर के लिए फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की। अगला, अब आते हैं, 2 क्वेश्चन है। अब ये 2 क्वेश्चन हमको बताइए क्या आंसर इसका होगा। आप तो करंट अफेयर पढ़ चुके होते हैं ना। मैंने देखा है बहुत सारे विद्यार्थी डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ते हैं और फिर भी जब मैं करंट अफेयर कराता हूं तो आंसर नहीं बता पाते। बहुत ही नाइंसाफी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एक्वा पार्क, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एक्वा पार्क, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एक्वा पार्क किस जिले के एतमाद नगर और सतरंगा क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। तो एतमा नगर और सतरंगा क्षेत्र कहां पर हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के कोरबा में, यहां पर विकसित किए जाएंगे। अगला, तो छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एक्वा पार्क छत्तीसगढ़ के कहां पर, कोरबा में विकसित किया जाएगा। कोरबा में कहां पर, एतमा नगर और सतरंगा क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह नैनी ने किस जिले में स्थित पहली अत्याधुनिक आधुनिक जेल प्रशिक्षण अकेडमी का उद्घाटन किया। करनाल, हरियाणा। एनडीआरआई का मुख्यालय कहां पर है, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, एनडीआरआई कहां पर है, तो आप कहेंगे करनाल, हरियाणा में है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कमेंट में कुछ चेंज हुआ है क्या, सबके आगे 1 2 3 4 ऐसे करके लिख के आ रहा है। चलो आगे बढ़े। अगला, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष, केंद्र सरकार ने बच्चों वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, यहां पर याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल किया। तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.8 रखा गया था और इसको हासिल कर लिया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर, भारत का कुल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। तो कितने परसेंट बढ़ गया है, 6.01% बढ़ गया है, 6.01% बढ़ गया है। भारत ने मतदान के अंतिम दौर में किस देश को हराकर अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIS की अध्यक्षता हासिल कर ली। तो भारत अध्यक्ष बन गया है और भारत ने किसको हराया, ऑस्ट्रिया को। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहां पर है, तो IAEA का मुख्यालय आपका वियना में है। अगला, इस राज्य ने देश की पहली क्षेत्रीय भाषा की AI न्यूज एंकर जिसका नाम है अंकिता का अनावरण किया। तो AI न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण असम सरकार ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा ये बात याद रखना है, ये सारी बातें रैपिड फायर में समझ में आ गई। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने, देखो आपको पता है जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितने भी अन्य देश थे जो अपनी प्रतिक्रिया हमारे विपक्ष में दे सकते थे या फिर जो हमारे पक्ष में दे सकते थे, है ना, तो मोदी जी ने सोचा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सभी देशों में फैल जाओ और उनको रीजन बता दो और उनको अपने पक्ष में कर लो ताकि हमारे ऊपर कोई इल्जाम ना लगा सके, है ना। तो कह रहा है केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था, तो 7 प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया था और उनको अलग अलग देशों में भेजा गया था। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पॉलिसियोस 2, है ना, क्या है, हाँ, किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पॉलिसियोस 2 से 4 जून 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। तो सेंटियागो पेना किस देश के हैं, तो सेंटियागो पेना पराग्वे के, सेंटियागो पेना कहां के हैं, पराग्वे देश के हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब जरा से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू से क्वेश्चन है भैया, और ये बढ़िया क्वेश्चन में से एक है ना। तो मेरे हिसाब से आप इसको जरूर बताइए फटाक से। कह रहा है राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने लद्दाख आधिकारिक भाषा, याद रखिएगा, लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को लागू कर दिया। तो लद्दाख से संबंधित जो आधिकारिक भाषा है उसके तहत कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो भैया लद्दाख की आधिकारिक भाषा में कुल कितनी भाषाएं हैं? पहली बात तो ये, लद्दाख की जो आधिकारिक भाषा विनियमन लागू किया है इसके अंतर्गत कुल कितनी भाषाएं हैं? तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत कुल 5 भाषाएं। इसके अंतर्गत कुल कितनी भाषाएं हैं भैया? इसके अंतर्गत कुल 5 भाषाएं हैं। कौन कौन सी वो 5 भाषाएं हैं? तो आप कहेंगे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरागी, है ना, याद रखिएगा, या पुर्गी। तो पुरागी, भोटी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है ना। इन 5 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा अब दिया गया है। जी हां, इन 5 भाषाओं को अधिकारी दर्जा बच्चों दे दिया गया है। क्या ये बात क्लियर है? अगली बात करते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे लंबे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया था। बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन ये है, ये जो चिनाब पुल है ये किससे किसको जोड़ता है? तो आप कहेंगे सर ये कटरा को श्रीनगर से जोड़ता है। किससे किसको जोड़ता है भैया? ये कटरा से श्रीनगर को जोड़ता है। फिर अगला प्रश्न कि सर जी बताइए, हाँ बहुत बढ़िया, है ना। अगला प्रश्न क्या है? यहीं से मोदी जी ने इस पुल से वंदे भारत ट्रेन को भी क्या दिखाई थी? हरी झंडी दिखाई थी। तो इस पुल से कौन सी ट्रेन चलाई गई? तो आप कहेंगे वंदे भारत ट्रेन को सबसे पहले हरी झंडी दिखाई गई। इस पुल की ऊंचाई कितनी है? 359 है भैया। कितनी है? 359 है, जो एफिल टावर से भी ज्यादा है ना। तो 359 मीटर क्या है भैया? इसकी ऊंचाई है। और बाकी सारी बातें हम लोग इस पर कर चुके हैं, है ना। बाकी बातें हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सारी बातें यहां तक क्लियर हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर अगला, असम और मेघालय राज्य ने, किसने भैया? असम और मेघालय राज्य ने, असम और मेघालय राज्य ने लंबे समय से अटकी कुल्सी बहुउद्देशीय सिंचाई और, कौन सी भैया? अटकी कुल्सी, है ना, सॉरी क्या है, लंबे समय से अटकी, अटकी मतलब रुकी हुई, क्या? कुल्सी। हम सोचे अटकी कुल्सी क्या है, ठीक है ना। तो असम और मेघालय राज्य ने लंबे समय से अटकी कुल्सी बहुउद्देशीय सिंचाई और पन बिजली परियोजना को संयुक्त रूप से चालू करने की घोषणा कर दी है। कौन सी परियोजना असम मेघालय की? तो कुल्सी बहुउद्देशीय परियोजना। हिमाचल प्रदेश की, भैया किस राज्य की? हिमाचल प्रदेश की छोजिन अंगमो, जो कितने साल की हैं? 29 साल की। तो हिमाचल प्रदेश की छोजिन अंगमो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी है। तो भारत की पहली दृष्टिबाधित, फिर समझिएगा, भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी है, ठीक है ना। याद रखना है आपको बच्चिया। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। आपको पता है कि आपको मैं बता दूं कि 2027 से पहले पहले सिलेक्शन ले लीजिएगा, वरना 2027 की जनगणना फिर तुमको रट्टा मारनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सभी लोग 2027 से पहले पहले क्या कर लो? सिलेक्शन ले लो। कह रहा है 3 जून 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या कि एक सेकंड फिर से पढ़ते हैं कि 3 जून 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता। ठीक है। 4 जून 2025 को भारत को 2027-29 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है, पता नहीं। 16 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि भारत की अगली जनगणना वर्ष 2026-27 में 2 चरणों में आयोजित की जाएगी।
है ना। तो कह रहा है इसमें से कौन सा सही है, कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, तो आप कहेंगे केवल 1 और 2 सही है, तो 1 और 3 सही है, क्योंकि जो भारत है वो इकोसॉक, है ना, के लिए जो चुना गया है वो 2026 से 28 के लिए चुना गया है, 2026 से 28 के लिए चुना गया है। तो ये वाला आपका पार्ट गलत हो जाएगा। 2026 से भैया 2028 के लिए चुना गया है, हाँ, है ना। तो कार्यकाल कब से रहेगा, 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको क्लियर है, मुंह से बोलो। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भैया कि कितने चरणों में जनगणना होगी, 2 चरणों में जनगणना होगी। 1 अक्टूबर 2026 से पहली, है ना, 1 अक्टूबर पहली जनगणना, पहला जो चरण होगा वो 1 अक्टूबर 2026 से, है ना, और जो दूसरा चरण होगा वो 1 मार्च 2027 से। तो 2 चरणों में होगा, पहला स्टेप और सेकंड स्टेप। जो पहला स्टेप होगा उसमें पहाड़ी राज्यों को कैलकुलेट किया जा रहा है, हिमालयी राज्यों को कैलकुलेट किया जा रहा है, और दूसरे वाले में क्या किया जा रहा है, बाकी सभी मैदानी क्षेत्रों में कैलकुलेट किया जा रहा है। इसमें जाति और उपजाति जनगणना भी शामिल होगी, याद रखिएगा। इस बार की जो जनगणना होगी वो जाति और उपजाति पर भी बेस्ड होगी, है ना। तो आप कहेंगे 1 और 3 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैपिड फायर आ गया होगा। किस देश में स्थित, है ना, माउंट एटना, इटली का एटना, है ना, इटली का एटना। और इटली में ही आपको पता है इटली की गंगा क्या है, पो नदी। अगर आपसे पूछा जाए इटली की गंगा हम लोग किसे कहते हैं, तो कहेंगे पो नदी को कहते हैं, है ना। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है ये। तो पूछा जाएगा सिसिली द्वीप कहां पर है, तो आप कहेंगे इटली में। यहीं पर पूछा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो बताइए कौन बताएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो आप कहेंगे स्ट्रोम्बोली। किसको कहते हैं बच्चों, स्ट्रोम्बोली को, है ना। चलो, विसुवियस कहां पर है, विसुवियस ज्वालामुखी कहां पर है, तो वो भी इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये भी इटली में है, इटली का विसुवियस, है ना। बढ़े आगे, तो माउंट एटना में अभी विस्फोट हुआ है और ये इटली का ज्वालामुखी है। आगे बढ़ेंगे, भारत के 2 जलाशयों को अब, है ना, क्या कर दिया गया है, रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है, रामसर स्थल की अंतरराष्ट्रीय सूची में शामिल कर दिया गया है, ठीक है ना। तो राजस्थान में टोटल 4 रामसर साइट हो जाएंगी, तो और भारत में टोटल 91 के आसपास हो जाएंगी। तो भारत के किस राज्य में जलाशयों, कौन कौन सा जलाशय है भैया, एक है आपका खिचन और एक है मोनार। तो खिचन और मेनार, तो खिचन और मेनार को रामसर स्थल में शामिल किया गया। ये कहां की हैं, राजस्थान की हैं। आगे बढ़ेंगे, ब्रिक्स का 10वां पार्टनर यानी सहयोगी सदस्य कौन बना है, वियतनाम। और वैसे 10वां सदस्य कौन बना है, पार्टनर छोड़ दो, तो 10वां देश सदस्य कौन बना है, तो इंडोनेशिया बना है। अगला, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने राज्य को औपचारिक रूप से उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी न्यू इंडिया लिटरेसी के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया है। तो याद रखिएगा, तो उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत गोवा के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य को क्या कर दिया है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। आगे इसी प्रकार से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा त्रिपुरा को भी पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब यह नहीं है कि आप 100% लिटरेसी रेट प्राप्त करें। पूर्ण साक्षरता में आप 95% अबव चले जाते हैं, 95% अगर आप बच्चों अबव चले जाते हैं तो आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कोच्चि तट पर बाढ़ आने के कारण किस देश के कंटेनर जहाज MSC एल्सा 3 के डूबने की घोषणा करी है। तो MSC एल्सा 3 डूब गया, ये किस देश का था, लाइबेरिया का। संयुक्त, और इसमें जो लोग थे उनको बचा लिया गया है ना, और इसमें INS सुजाता की मदद ली गई है।
है ना। भारत ने, भारतीय जो कोस्ट गार्ड था, भारतीय तट रक्षक जो बल है, उसने सभी लोगों को बचा लिया। 21 लोग थे उनको बचा लिया, और 3 जो अन्य लोग थे उनको आईएनएस सुजाता के माध्यम से बचाया गया। आईएनएस सुजाता का भी इसमें यूज किया गया था। कह रहा है सुरक्षा परिषद में कितने गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव किया गया। बेटा संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने गैर सदस्यीय चुनाव को में शामिल किया गया, है ना, जल्दी बताओ। 3 जून की बात है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का आप पता है, महासभा का जो अधिवेशन होता है वो प्रतिवर्ष होता है, और महासभा का जो अध्यक्ष होता है वो प्रतिवर्ष चेंज होता है ना। तो 2026-27 के कार्यकाल के लिए आपको पता है सुरक्षा परिषद में 5 होते हैं स्थायी सदस्य, है ना, और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। फिर समझिएगा, टोटल सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 15 में से 10 होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं स्थायी। और जो 5 स्थायी होते हैं वो होते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रूस और फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस, ये 5 स्थायी होते हैं, है ना। तो कह रहा और अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल रहता है वो 2 वर्ष का रहता है। अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। तो यही पूछ रहा है कि बताइए गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव किया गया तो कितने गैर स्थायी सदस्य इस बार चुने गए। तो आप कहेंगे 2026-27 के लिए 5। 2026-27 के लिए कितने चुने गए बच्चों, तो 2026-27 के लिए 5 चुने गए। वो 5 कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे बहरीन है, लाइबेरिया है, कोलंबिया है, कांगो गणराज्य है और लाटविया है। ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं भैया, तो आप कहेंगे सर कोलंबिया के राष्ट्रपति पर गोली चलाई गई थी, पता चला आपको ना, अभी लगाया है मैंने क्वेश्चन। तो कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो गणराज्य, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डीसी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। और इसके बाद अच्छा आपको पता होना चाहिए कि बहरीन को हम लोग कहते हैं मोतियों का द्वीप। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, तो बहरीन को कहते हैं। बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा, ठीक है ना। और एक हो जाएगा लाटविया। इसमें से जो लाटविया है वो पहली बार अस्थायी सदस्य बना है। लाटविया क्या है भैया, बाल्टिक राज्यों का देश है। बाल्टिक राज्य में 3 राज्य आते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, है ना। तो लाटविया पहली बार बना है, याद रखिएगा। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार यूएनओ का महासभा सुरक्षा परिषद का अस्थायी देश सदस्य बना पहला बाल्टिक राज्य, तो आप कहेंगे लाटविया। अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित कर दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2026 को। तो 2026 है ना, वो क्या है भैया, अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आईआईटी गांधीनगर, भैया क्या, आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने कच्छ में, क्या भैया, कच्छ, गुजरात के कच्छ में, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा स्थल अगर भारत में कहीं से पाए गए हैं तो वो गुजरात से पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल अगर पाए गए हैं कहीं पर तो कहां पर पाए गए हैं, तो आप कहेंगे गुजरात में। तो आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने कच्छ में मानव उपस्थिति को हड़प्पा सभ्यता के आगमन से कम 5000 वर्ष पहले के पुरातात्विक साक्ष्य खोजे हैं। तो आईआईटी गांधीनगर ने हड़प्पा सभ्यता से भी 5000 साल पुराने साक्ष्य, है ना, गुजरात के कच्छ में खोजे हैं। महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में, है ना, 3907 मेगावाट की एतालिन, क्या भैया, एतालिन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में 3097 मेगावाट की एतालिन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है।
अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है, याद रखिएगा, है ना, 10 साल का। तो अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक के 10 साल के दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अगला, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, भैया क्या, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट 2025 को 215-214 मतों से पारित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो याद रखिएगा अमेरिकी, है ना, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट कहां पे पास किया गया है, अमेरिका में। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के नए विकसित सतना हवाई अड्डे, किसको भैया, सतना हवाई अड्डे और उन्नत किए गए दतिया हवाई अड्डे को वर्चुअल उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में कहां पर, सतना हवाई अड्डे और दतिया हवाई अड्डे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये तो पता ही होगा बेटा। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर मैं पढ़ा चुका हूं, 1 वर्ष का पूरा, है ना, पूरे 1 वर्ष का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ा चुके हैं। जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश वाले कह रहे हैं सर यूपी का पढ़ा दीजिए, पूरे 1 वर्ष का पढ़ा चुके हैं, है ना। अब जून का मैं पढ़ा दूंगा, मई तक का तो कंप्लीट हो चुका है, पहले ये पढ़ लो, है ना, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वाला। इसके बाद हम आपको उत्तर प्रदेश का देख लेंगे। अब एक बार एक काम करते हैं, पहले ये क्वेश्चन कर लो, फिर इसके बाद हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। धनसिरी नदी नागालैंड और कार्बी आंगलोंग असम के बीच सीमा का सृजन करती है, ये बिल्कुल सही है। आगे, धनसिरी नदी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का एक विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह अभी की न्यूज है, आपको पता ही है, यह भी सही है। इसमें एक ही व्यक्ति जो बचा था उसका नाम क्या है, इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बच गया था, बाकी सब मर गए हैं, तो उसका नाम क्या है जो बच गया था। 30 मई 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई को देश को समर्पित की। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश के घाटमपुर, कानपुर के घाटमपुर में, उत्तर प्रदेश में कानपुर में, घाटमपुर में, उत्तर प्रदेश कानपुर के घाटमपुर में, गोरखपुर ना लगा के लगाएंगे घाटमपुर, ठीक है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, तो आप कहेंगे 1 और 2 सही है, सिर्फ 1 और 2 सही है, सही छाटना है ना, 1 और 2 सही है और तीसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि घाटमपुर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में तत्काल बिना शर्त और अस्थायी युद्ध विराम की मांग वाले मसौदे प्रस्ताव पर मतदान से भारत ने दूरी बनाई। इसका मतलब क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जब हो रही थी तो उसमें बताया गया कि बताइए कौन कौन चाहता है युद्ध विराम हो जाए, है ना, उसमें वोटिंग करवाई जा रही थी। तो उस वोटिंग में भारत ने अब्सटेन घोषित किया गया, नहीं, भारत ने कहा कि हमें इससे दूरी बनानी है, हम ना इसमें हाँ बोलेंगे और ना ही इसमें ना बोलेंगे। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव पर भारत ने, है ना, अब्सटेन अपने आप को घोषित किया, दूरी बनाई, ठीक है। लॉफ बोरो विश्वविद्यालय के भौतिकविदों ने नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दुनिया का सबसे छोटा वायलिन बनाया, या दुनिया का सबसे छोटा वायलिन। और आपको पता है जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो भी क्या बजाते थे, वायलिन बजाते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा भी क्या बजाया जाता था, वायलिन बजाया जाता था। तो आप कहेंगे दुनिया का सबसे छोटा वायलिन बनाया है लॉफ्टबोरो विश्वविद्यालय ने, और यह वायलिन जो है वो प्लैटिनम का बना हुआ है, प्लैटिनम से बना हुआ है। यह जो वायलिन है वो प्लैटिनम से बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ ने कहा है कि भैया कितना खर्चा शिक्षा पर करना चाहिए। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार भारत को अपने कुल जीडीपी का, भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत को अपने कुल जीडीपी का 6% शिक्षा में
खर्च करना चाहिए। अगर नेशनल एजुकेशन प्लान देखें तो पहला नेशनल एजुकेशन प्लान 1968 में आया था, दूसरा नेशनल एजुकेशन प्लान 1986 में आया था। तो याद रखिएगा, फर्स्ट एनईपी कब आई थी? 1968 में, और सेकंड एनईपी कब आई थी? 1986 में। फिर थर्ड आई है 2020 में। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए से कहा है कि 24,000 करोड़ रुपए की लागत से नई नई विकास योजनाएं चलाई जाएंगी। तो गुजरात के दाहोद में क्या 24,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। अब ये क्वेश्चन करो बच्चों, क्वेश्चन करो जल्दी से। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किया? भारतीय भाषा अनुभाग का भैया शुभारंभ किया, तो आप कहेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा जिला भारत का पहला ऐसा जिला बन गया जिसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकता को सौर ऊर्जा से पूरा किया? तो भैया दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इनमें से वो जिला कौन सा है जिसने अपनी सभी ऊर्जाओं की आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से प्रयोग किया है या सौर ऊर्जा से चलाया है काम? तो आप कहेंगे दीव। कौन सा बच्चों? दीव। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, एक बार हम लोग क्या करेंगे भैया, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन से क्या होता है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप देखिएगा, अब जब आप दोबारा पढ़ेंगे ना, जैसे दोबारा मैं पढ़ाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये चीजें याद आ रही हैं। फिर तिबारा आप पढ़ेंगे तो रट्टा मर जाएगा। ठीक है, चलिए। तो भारत सरकार ने 3 नई स्टार्टअप कंपनियों को विकसित करने की जिम्मेदारी की है। तो स्टार्टअप कंपनी कौन कौन सी हैं? सॉकेट एआई, जीएन एआई, जी नानी एआई। ठीक है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय बना लिया है श्रीनगर में। इसके पहले उत्तर प्रदेश के बनारस में बनाया था। अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा केला 4.2 मीटर लंबा पाया गया है। जी पहली जीन संपादित भेड़ का सफलतापूर्वक विकसित किया है शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फैकल्टी डीन रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में बनाया गया था और इसका नाम दिया गया कश्मीर मेरिनो। और यह भारत की पहली क्लोन बकरी जो थी वो उसका नाम था नूरी। मिजोरम की राजधानी आइजोल को भी अब जोड़ दिया गया है किससे? रेलवे नेटवर्क से, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन के माध्यम से। हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति ने 7 समिट चुनौती को पूरा कर दिया। इस हिसाब से ही दुनिया के दूसरे और भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। एयरबस और टाटा समूह मिलकर कर्नाटक के कोलार में H125 हेलीकॉप्टर के लिए फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेगी। एक्वा पार्क छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क कोरबा में स्थापित किया जा रहा है, ऐतमा नगर और सतरंगा क्षेत्र में, है ना। हरियाणा में पहली है ना आधुनिक जेल प्रशिक्षण अकेडमी करनाल में उद्घाटन किया गया है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर लिया 2024-25 के लिए जो रखा गया था 4.8%। 824.9 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है भारत का कुल निर्यात, जो कि बढ़ गया है कितना परसेंट? 6.01%। भारत ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया और अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल कर ली। न्यूज एंकर अंकिता असम में अनावरण किया गया है। 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत। सेंटियागो पेना पॉलिसियोस ये आए थे 2 जून से 4 जून भारत की यात्रा पर। यह है पैराग्वे के राष्ट्रपति। रेलवे चिनाब पुल के बारे में बता चुका हूं। लद्दाख की आधिकारिक भाषा 5 हो गई हैं, आपको याद रखना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पुरागी और भोटी। असम मेघालय में जो बहुउद्देशीय परियोजना थी उसको चालू कर दिया गया है, कुलसी को। छोजिन अंगमो 29 वर्ष की हैं, है ना, और पहली दृष्टि बाधित महिला पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। कहां की है भैया? हिमाचल प्रदेश की। फिर 2026 से 28 तक इकोसॉक का सदस्य बन गया है भारत।
2 चरणों में चुनाव हो जाएगा, मतलब जनगणना हो जाएगी। पहला 1 अक्टूबर 2026 से, फिर दूसरी होगी 1 मार्च 2027 से। राजस्थान की 2 जलाशयों को, खिचन और मेनार को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। इटली का एटना फट गया है। 10वां पार्टनर सदस्य ब्रिक्स का बना है आपका वियतनाम। उल्लास कार्यक्रम के तहत गोवा को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया। एमएससी एल्सा 3 डूब गया, जो कि किसका था? लाइबेरिया का। कहां पे डूबा है? तो आप कहेंगे कहां पे डूबा है? कोच्चि तट पर। गैर स्थायी सदस्यों, 5 सदस्यों को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया। बेटा 10वां जो इंडोनेशिया है वो पूर्णकालिक सदस्य है, ये पार्टनर है, सहयोगी सदस्य। ठीक है, पूर्णकालिक और पार्टनर में अंतर है। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 बनाए गए हैं। कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बहरीन, लाटविया। लाटविया पहली बार ही बना है सदस्य अस्थायी। यूएनओ की महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 को घोषित किया। और जब गाजा में बोला जा रहा था कि भैया युद्ध विराम के लिए, तो भारत ने दूरी जताई है, यह भी बात याद रखना है आपको। फिर इसके बाद गांधीनगर में, आईआईटी गांधीनगर ने गुजरात के कच्छ में सिंधु घाटी सभ्यता से भी 5000 साल पुराने अवशेष खोज निकाले। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में 3097 मेगावाट की एतालिन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गई है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 के 10 साल के दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के सतना और दतिया हवाई अड्डे का अनावरण किया। धनसिरी नदी नागालैंड और कार्बी आंगलॉन्ग असम की सीमा का सृजन करती है। आगे अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का एक विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो घाटमपुर है परियोजना, विद्युत परियोजना, उसकी पहली इकाई का उद्घाटन कर दिया 660 मेगावाट की। लाफबोरो विश्वविद्यालय इंग्लैंड ने दुनिया का सबसे छोटा वायलिन बनाया, जो कि प्लैटिनम का है। सीआईआई ने कहा है कि टोटल जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाए। गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ 24,000 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एक ऐसा जिला जिसने अपनी समस्त ऊर्जा की आवश्यकता को सौर ऊर्जा से प्रयोग किया, दीव। दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ अमित शाह जी ने किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस, ये हो गया आपका रिवीजन। ठीक है ना? हाँ बेटा, क्लियर है? तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, रिवीजन। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट ये देखेंगे। भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने 11 जून 2025 को पुराने आदर्श वाक्य के स्थान पर नया आदर्श वाक्य बनाया है। तो नया वाला क्या है? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, उजारीकरण। नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, है ना, उजागरीकरण। केंद्र सरकार ने जून 2025 में कच्चे खाद्य तेलों जैसे कि कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल पर मूल सीमा शुल्क यानी बीसीडी को 20% से घटाकर कितना कर दिया है? 10% कर दिया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ, जिसको पहले जोशीमठ के नाम से जाना जाता था, ज्योतिर्मठ में स्थित अपनी तरह के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन IBEX तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया। तो आप ये याद रखिए सीधे क्या, कि पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन IBEX तराना 88.4 FM का उद्घाटन उपेंद्र द्विवेदी जी ने किया उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली बात समझ में आ गई, तो याद रखना है भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ का अब नया आदर्श वाक्य क्या है? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार, उजागरीकरण।
और जो पाम ऑयल है उसकी सीमा शुल्क जो है उसको 20% से घटाकर 10% कर दिया गया। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आईबैक्स तराना 88.4 एफएम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके दिखाइए जरा सा, 2 क्वेश्चन है। भारत का पहला ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में विकसित किया जा रहा है? तो राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश? तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है। लेकिन जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है वो जब खराब हो जाता है तो उसको जोड़ जोड़ के आपका एक पार्क विकसित किया जा रहा है, उसमें डायनासोर और दुनिया भर की चीजें बनाई जाएंगी, है ना। जम्मू कश्मीर की पहली चेरी पार्सल ट्रेन, जम्मू कश्मीर की पहली चेरी पार्सल ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस स्टेशन के बीच चलाई गई? तो जम्मू कश्मीर से मुंबई के बीच में। जम्मू कश्मीर से किस स्टेशन के बीच बच्चों? तो जम्मू कश्मीर से मुंबई के बीच चलाई गई, बांद्रा से। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कटरा से मुंबई के बांद्रा तक, जम्मू कश्मीर के कटरा से मुंबई के बांद्रा तक चलाई गई। आगे बढ़े, आगे आपको पता है केंद्रीय मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने हरियाणा के, कहां पर बच्चों? हरियाणा के मानेसर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो का क्या किया है भैया? टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो हरियाणा के मानेसर में, तो याद रखिएगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया गया? हरियाणा के मानेसर में। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन नगर निगम की बैठक में वृंदावन बांके बिहारी जी को, है ना, नया कॉरिडोर बनाया जाए, इसके लिए हाँ बोल दिया है। ये देखो फास्टैग, अब जो फास्टैग है ना, जो निजी वाहन है उनके लिए जो फास्टैग सुविधा है उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। आप 3,000 रुपए दीजिए और 3,000 रुपए में आप 1 साल तक, है ना, 200 टूल पार कर सकते हैं। कितने टूल भैया? 200। याद रखिएगा, आप क्या करिए, केंद्रीय परिवहन मंत्री क्या भैया नितिन गडकरी जी ने निजी वाहनों के लिए 3,000 वाला फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया, 3,000 रुपए। अब इसकी एक पॉइंट है, अगर आप नहीं यूज करते 1 साल में, अगर आप कहीं घूमने नहीं जाते हैं तो भी वो 3,000 रुपए चले जाएंगे। नहीं, अगर 1 साल के लिए बना हुआ है तो आपको 200 टूल या 1 साल की वैधता जो पहले हो जाए, अगर 200 टूल क्रॉस कर गए तो काम खत्म, है ना, ऐसा वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए ने एचआईवी रोकथाम के लिए इंजेक्शन लेनाका-पाविर वर्ष में 2 बार मंजूरी दी है। तो लेनाका-पाविर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डाल सकते हैं। तो लेनाका-पाविर वर्ष में 2 बार लगवा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व में, लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व में एक मिनी तारामंडल, मिनी प्लेनेटोरियम, है ना, एवं एस्ट्रोग्लोब की आधारशिला रखी। तो याद रखिएगा, एक मिनी तारामंडल कहां बनाया गया है? तो लद्दाख के हानले डार्क स्काई रिजर्व में। आगे, और किसने आधारशिला रखी थी? तो मोदी जी मत लगा दीजिएगा, है ना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मड़ोरा रेल कारखाने से गिनी गणराज्य को निर्यात होने वाले पहले भारत निर्मित लोकोमोटिव की हरी झंडी दिखाई। यानी कि बिहार के मड़ोरा रेल से, है ना, हमने किसको निर्यात किया है? सब कहेंगे गिनी गणराज्य को। जर्मनी 34 वर्षों के बाद 2024 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया। जर्मनी अब सबसे बड़ा ऋणदाता है, जिसने किसको पीछे छोड़ दिया? जापान को पीछे छोड़ दिया। निकारागुआ डब्ल्यूटीओ का 101वां देश सदस्य बन गया। निकारागुआ डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसके पहले ये गैट के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था। तो डब्ल्यूटीओ का 101वां देश सदस्य निकारागुआ बन गया। अगला,
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपना राष्ट्रपिता किसको घोषित कर दिया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को। हमारे यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रपिता किसको घोषित कर दिया? शेख मुजीबुर रहमान को। अगला ये क्वेश्चन करेंगे, किस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीनेटर मिगेल उर्बी टर्बे एक प्रचार के दौरान गोलीबारी में घायल हो गए? कोलंबिया के हैं ये। भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर कहां पर स्थापित करेगा या खोलेगा? मेघालय में। आरबीआई ने भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की योजना के अंतर्गत एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएसी बैंक को भारत में डब्ल्यूओएस स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो किसको भैया? ये इंपॉर्टेंट है, एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएसी। ठीक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2026 में सकल घरेलू उत्पाद के निर्धारण के लिए आधार वर्ष 2011 को चेंज कर दिया और 2022-23 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अब जो जीडीपी की गणना होगी वो आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर नहीं। फिर समझिएगा कि जो जीडीपी की गणना 2011-12 के आधार वर्ष पर होती थी, इकोनॉमी पूरी चेंज हो जाएगी अब, है ना? तो 2011-12 से चेंज करके अब आधार वर्ष 2022-23 हो जाएगा। ठीक है। तो 2026 से ऐसा होगा भैया, 2026 से यानी अगले साल से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, आप जानते हो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है और ये गुजरात का बंदरगाह है। ठीक है। तो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण जो कि कहां पर है? गुजरात के। इसका पुराना नाम है कांडला बंदरगाह। इसका पुराना नाम है कांडला बंदरगाह। ये एक ज्वारी बंदरगाह है। यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है। यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है। ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखना है हमको। तो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के ने KRIDA और ग्लोबल कच्छ के साथ मिलकर कच्छ में भूखी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना बनाई है। जलवायु प्रभाव शुल्क ग्रीन फी, है ना, ग्रीन फी। तो जलवायु प्रभाव शुल्क जिसे कहते हैं ग्रीन फी लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य हवाई बना है ना? तो जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है भैया? पहला अमेरिकी राज्य हवाई बना है। अगला, THDC इंडिया लिमिटेड ने उत्तराखंड के टिहरी में देश के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट की पहली 250 मेगावाट यूनिट का वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ कर दिया। तेलंगाना सरकार ने कवाल टाइगर रिजर्व को, किसको भैया? कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से जोड़ने के वाले बाघ गलियारे क्षेत्र कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। तो याद रखिएगा, तेलंगाना सरकार ने कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले बाघ गलियारे क्षेत्र कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। ठीक है। वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2025 में भारत का कुल व्यापार घाटा घटकर 21.8 अरब डॉलर हो गया है। घट गया, कितना हो गया? 21.8 अरब डॉलर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये वाले जो क्वेश्चन डेटा वाले हैं ये सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे आपका यूपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, आरओ हो गया, है ना, जिनका लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है उनके लिए डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, वित्त वर्ष 2024-25 में 1331.4 मेगावाट की सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता, बताइए सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता किसकी है? तो नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक। नंबर 2 पर कौन है? तमिलनाडु। नंबर 3 पर कौन है? गुजरात।
नंबर 3 पर कौन है बच्चों? गुजरात, है ना। तो नंबर 1 पर कौन है पवन ऊर्जा में इस समय? कर्नाटक। पवन ऊर्जा उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है इस समय? कर्नाटक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। चलिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार किस वर्ष में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, देखो आपको पता है पहले एनएसएसओ था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और सीएसओ था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को मिला दिया गया और क्या कर दिया गया? एनएसओ कर दिया गया, है ना। तो क्या कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार किस वर्ष में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से देश का पहला व्यापक घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित करेगा? तो आप कहेंगे ये आंसर है 2026। कब करेगा? 2026 में। बिहार शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली, अब बेटा घर पे बैठे बैठे वोट दीजिए, अब आपको पोल बूथ पर जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो क्या कह रहा है? बिहार शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रायपुर परिसर का शिलान्यास एनएफएसयू रायपुर के अस्थायी परिसर का ई उद्घाटन किया था। केंद्र सरकार ने जो स्पीड से बोलकर निकल जाए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस पर हम फोकस करें उसको तुम्हें भी फोकस करना है। केंद्र सरकार ने, ये देखो ये बहुत महत्वपूर्ण, केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, इसको आपको याद करना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, सुनते रहना। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 खरीफ की फसल जो होती है, खरीफ विपणन सत्र KMS के लिए 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करी है। जिसमें सबसे कम किसकी है, जिसमें सबसे ज्यादा किसकी है ना। तो आप कहेंगे मूंग के लिए सबसे कम न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो खरीफ की फसल है उनमें मूंग की फसल के लिए सबसे कम एमएसपी है और रागी के लिए सबसे ज्यादा। रागी की एमएसपी बच्चों, रागी की एमएसपी सबसे ज्यादा है। रागी की एमएसपी कितनी है? 596 रुपए पर क्विंटल। कितनी? 596 रुपए पर क्विंटल, और इसकी 86 रुपए पर क्विंटल। याद रखेंगे, हाँ, 1 क्विंटल में 100 किलो। ठीक है। प्रहलाद जोशी ने बिहार के खगड़िया जिले में 50,000 टन भंडारण क्षमता वाले अनाज साइलो गोदाम का उद्घाटन किया। कहां पर किया गया? 50,000 टन का, 50,000 टन, एक सेकेंड, 50,000 टन भंडारण क्षमता वाले अनाज साइलो गोदाम का उद्घाटन किया गया। कहां पर? तो आप कहेंगे बिहार के खगड़िया में 50,000 टन। चलिए, भारत संचार निगम बीएसएनएल ने किस शहर में बीएसएनएल क्वांटम 5G एफडब्ल्यूए का मतलब क्या है? इसमें बिना सिम लगाए, है ना। एफडब्ल्यूए का अगर आपसे पूछा जाए फुल फॉर्म क्या है, तो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। क्या नाम है बच्चों? फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। है ना। अब आपको पता है ई सिम चल रहे हैं। अब क्या चल रहे हैं? ई सिम चल रहे हैं। अब आपको सिम लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। तो आप ई सिम चल रहे हैं, तो ई सिम के तहत 5G सेवा शुरू करने वाला, 5G सेवा शुरू करने वाला या बीएसएनएल बिना सिम 5G सेवा देने वाला पहला भारतीय ऑपरेटर है। ठीक है। आगे 23 जून 2025 को उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य देश का तीसरा कौन सा बन गया? तो आप कहेंगे त्रिपुरा। तो देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? आप कहेंगे त्रिपुरा। 95% से ऊपर निकल गए तो पूर्ण साक्षर राज्य कहलाओगे। तमिलनाडु सरकार ने रामनाथपुरम के धनुषकोडी में 524.78 हेक्टेयर भूमि पर
ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना करने की अधिसूचना जारी करी है। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहां बनाया जाएगा? रामनाथपुरम के धनुषकोडी में 524.78 हेक्टेयर भूमि पर। अब जो भी ब्लड डोनेट करता है वो ब्लड डोनेट की पूरी लिस्ट केंद्र सरकार की तरफ भेजी जाएगी और ई रक्त कोष में जोड़ने की प्रक्रिया उसकी शुरू की जाएगी। तो केंद्र सरकार ने जो दुर्लभ, जो बहुत रेयर केस में ब्लड मिलते हैं, है ना, उनकी जानकारी के लिए ई रक्त कोष बना दिया है। तो अब उनकी जानकारी पूरे भारत लेवल पर होगी। समीर वी कामत ने दिल्ली में सामरिक और रक्षा एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र बनाया है। तो क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, आपको पता है समीर वी कामत ने कहां पर इसका उद्घाटन किया? दिल्ली में। और आपको पता है क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी, क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी 2025 को, सन 2025 को यूएन ने साइंस के क्षेत्र में, यूएन ने साइंस के क्षेत्र में, है ना, 2025 को क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी ईयर घोषित किया था। तो वर्ष 2025 का क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी ईयर कौन किसने घोषित किया था? यूएन की महासभा ने, है ना। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विज्ञान क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों पूरा आपका जून मंथ का करंट अफेयर जो एक वर्ष का था, है ना। और यहां पर हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। ठीक है, पूरा एक वर्ष का करंट अफेयर है बच्चों। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, टॉपिक टॉपिक करके डिस्कशन करेंगे। बाकी जो मैक्सिमम हो सकता था वो मैंने यहां पे करवाया। अब मैं टॉपिक टॉपिक का डिस्कशन करूंगा, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं बढ़िया लेवल से, है ना, जिनमें एक लाइन में चीजें नहीं समेटी जा सकती हैं उनको। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको बड़े लेवल से पढ़ाने की कोशिश करी है, फिर भी अब इसको रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा ही लगा होगा, है ना। जून के बाद जुलाई, नहीं अच्छा लगा है तो बस पढ़ते चले जाइएगा, पेपर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है पेपर मिलना। अब इसमें और भी चीजें हैं, है ना, तो एक बार में हो नहीं पा रहा था, तो अभी मैं एक छोटे छोटे सेशन भी लाऊंगा, यूट्यूब पे भी लाऊंगा, पेड बैच में तो डालता ही हूँ, आपको पता ही है ना। तो यूट्यूब पे भी लाऊंगा, तो उसको भी देखते रहिएगा। पेड बैच वाले सभी विद्यार्थी जो हैं वो यूट्यूब को देखा करिए, क्योंकि काफी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं एप्लीकेशन से ना बताकर, हो सकता है कि यूट्यूब पे बता दिया करता हूं, तो उसको जरूर देखे रहिएगा। और आई दृष्टि आ गई है ना, जो दृष्टि की एक किताब है करंट अफेयर की, उस पर हम लोग डिस्कशन करना बहुत जल्दी शुरू करेंगे, है ना। ऐसे रैपिड फायर लगाकर आई दृष्टि उड़ा देंगे, 10 क्लास में पूरी आई दृष्टि खत्म कर देंगे। ठीक है ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ज्ञात करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।